आखिरी मंजिल तक। कौन पहुंचा है कभी अपनी आखिरी मंजिल तक? हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। ये तुझको लगता है कि तू उड़ने के काबिल नहीं है। ये तुझको लगता है कि तू उड़ने के काबिल नहीं है। सच तो ये है कि तेरे पंखों में अभी भी उड़ान बाकी है। परम सम्माननीय आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी, उनके साथ आए अन्य अतिथिगण, प्रधानाचार्य महोदय जी, अन्य अभिभावकगण, एसएमसी अध्यक्ष तथा यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावकगण और मेरे समक्ष बैठे छोटे व बड़े भाइयों तथा बहनों, मैं आज जिस कार्यक्रम के संदर्भ में जेबीपी फाउंडेशन कार्यक्रम और वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के अंतर्गत आज आप सब लोगों के सामने जिस विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ, उसका शीर्षक है कि राष्ट्र निर्माण में कृषि का महत्व। कृषि, वैसे तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि खेती बाड़ी क्या है, क्योंकि हम सभी कृषि का कार्य ही करते हैं। लेकिन फिर भी आसान शब्दों में बताना चाहूंगी कि फसल उत्पादन करने की प्रक्रिया को कृषि कहते हैं। फसल उत्पादन, पशुपालन आदि को हम कृषि कहते हैं। यह साधारण शब्दों में जब भूमि का प्रयोग फसल उत्पादन करने के लिए किया जाता है तो इस क्रिया को हम कृषि कहते हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य संसाधनों का प्रयोग करके मानव की आवश्यकताओं को पूरा करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था है वो कम से कम 75% जनसंख्या कृषि का कार्य करती है। पुराने समय में न केवल गांव के लोग कृषि करते थे परंतु शहरों के लोग भी कृषि का कार्य करते थे। परंतु जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार होता गया, नगरों में कारखाने और उद्योग बसते गए तो इन उद्योगों में मजदूरों की कमी महसूस हुई, जिसके चलते शहरों के लोगों ने कृषि का कार्य छोड़कर उद्योगों में नौकरी कर ली। परंतु गांव आज भी कृषि का केंद्र है। भारतीय कृषि का जीवन सादा, सरल और परिश्रमी प्रधान है। हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का बहुत ज्यादा योगदान है। लेकिन जो हमारे देश की एक पिछड़ी कृषि थी वो बहुत ही दयनीय स्थिति थी, जिसमें क्या अनेक समस्याएं थी, जिसे कहते वक्त मुझे एक कहावत याद आ रही है कि एक बार आकर देख कैसा हृदय विदारक मंजर है, कि एक बार आकर देख कैसा हृदय विदारक मंजर है। पसलियों से लग गई है आते लेकिन खेत अभी भी बंजर है। ये कहावत हमारी पिछड़ी कृषि की ओर संकेत करती है, जिसमें कि अनेक समस्याएं थी, जैसे कि जमींदारी व्यवस्था। पहले की कृषि में जमींदारी व्यवस्था हुआ करती थी। किसान कार्य तो करते थे परंतु जमींदारों के अधीन। इसमें जमींदारों को अधिक लाभ प्राप्त होता था, न कि किसानों को। इसके अलावा वर्षा पर निर्भरता। पुराने जमाने में लोग वर्षा पर निर्भर होते थे, जैसे कि किसान के शब्दों में कहा भी गया है कि मैं किसान हूँ, मुझे भरोसा है अपने जुनून पर। मैं किसान हूँ, मुझे भरोसा है अपने जुनून पर, बस निगाहें लगी हुई है आकाश के मानसून पर। पुराने समय में जैसे कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती थी तो किसान वर्षा पर निर्भर होते थे। यदि वर्षा अच्छी होगी तो इसका अभिप्राय है कि अच्छी फसल, लेकिन कई बार वर्षा अच्छी न होने के कारण फसल पर गहरा प्रभाव पड़ता था, जिससे कि किसानों को काफी क्षति होती थी। इसके अलावा पुराने समय में पुरानी तकनीकें हुआ करती थी, जिससे कि किसानों को कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। परंतु इसके अलावा भी जो हमारी पिछड़ी कृषि है उसमें अनेक समस्याएं थी, जैसे कि श्रम के लिए खेती। पुराने समय में किसान का उद्देश्य केवल ये होता था कि उसे अपना जीवन निर्वाह करना है। उसका उद्देश्य ये नहीं था कि उसे कृषि करके कोई विशेष लाभ कमाना है, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परंतु वर्तमान समय में हमारी कृषि दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ रही है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो पुराने समय की हमारी कृषि थी वो एक पिछड़ी और दयनीय कृषि थी। परंतु आज मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि जब से हमारे भारत देश में हरित क्रांति आई है तब से हमारे देश ने एक नई अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाया है। हरित क्रांति का शुरुआत 1966 और 67 में हुई। इसको प्रारंभ करने का श्रेय प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, लेकिन भारत देश में एमएस स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। हरित क्रांति का बीज बोकर दुश्मनों पर किया मुंह प्रहार,
हरित क्रांति का बीज बोकर दुश्मनों पर किया मुख प्रहार, जय जवान जय किसान का नारा देकर देश की प्रगति को किया बरकरार। हरित क्रांति से अभिप्राय फसल उत्पादन करने के लिए उत्तम बीजों को बोया जाता है तथा कृषि करने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि कृषि में तीव्र गति से वृद्धि होती है। इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। हम देख सकते हैं कि वर्तमान समय में हरित क्रांति के कारण हमारे देश में कई ऐसी स्थितियां हैं जिसमें कि किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है, जैसे कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हुआ। हरित क्रांति के आने से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हुआ, जिससे कि किसान की फसल में वृद्धि हुई। इसके अलावा किसानों को उत्तम बीज उपलब्ध करवाए गए, जिससे कि किसान ने जब अपनी खेती में उत्तम बीजों को बोया तो उसकी फसल पे उसे विशेष लाभ प्राप्त हुआ। इसके अलावा सिंचाई सुविधाओं का विकास हुआ। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जो हमारी पिछड़ी कृषि थी उसमें सिंचाई सुविधाओं का विकास नहीं था, परंतु जो वर्तमान हमारी कृषि है उसमें सरकार ने सिंचाई सुविधाओं का विकास किसानों को उपलब्ध करवाया है। इसके अलावा आधुनिक यंत्रों का उपयोग, नई कृषि नीति के अनुसार हमारे देश में कई मशीनें जैसे कि ट्रैक्टर, बुलडोजर, थ्रेशिंग, हार्वेस्टर आदि मशीनों का प्रयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप किसानों का काम आसान हो गया। हम सभी देख सकते हैं कि वर्तमान कृषि में और पिछड़ी कृषि में कितना अंतर आ गया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि नई कृषि नीति के अनुसार हमारी देश की जो कृषि है उसने राष्ट्र निर्माण में एक सहयोग प्रदान किया है, जिससे कि हमारी कृषि अर्थव्यवस्था की ओर दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर आगे बढ़ रही है। अब इसी कृषि के संदर्भ में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। वैसे तो सर ने पहले इस बात से आपको परिचित करवाया है, लेकिन हमारे समक्ष एक ऐसे महानुभाव बैठे हैं जिन्हें कि इसी कृषि के चलते पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है और एक प्रेरणा का स्रोत है कि हमारे समक्ष आज ऐसे महानुभाव बैठे हैं जिन्हें कुछ महीनों पहले पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हम इन सभी उदाहरणों को मद्देनजर रखते हुए ये कह सकते हैं कि जो वर्तमान की हमारी कृषि है उसमें काफी बदलाव आया है तथा दिन प्रतिदिन राष्ट्र की ओर कृषि का काफी योगदान है। परंतु हम सभी जानते हैं कि खाद का प्रयोग करने से फसल के उत्पादन में तो वृद्धि हुई है, लेकिन जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसमें कमी आई है। लेकिन इसके लिए भी सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया है। आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये कार्यक्रम आत्मा योजना के नाम से जाना जाता है। आप सभी जानते होंगे क्योंकि ब्लॉक के द्वारा जब गांव-गांव में एक टीम भेजी जाती है, इस टीम का कार्य होता है कि गांव के लोगों को बताए कि किस प्रकार प्राकृतिक खाद बनाई जाती है, कि किस प्रकार गोबर या केंचुआ प्रणाली द्वारा प्राकृतिक खाद बनाई जाती है। इस खाद का किसानों को दो फायदे होते हैं। नंबर एक, किसानों के धन में बचत होती है और इससे मिट्टी की गुणवत्ता में भी कोई कमी नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्तमान की हमारी कृषि है उसका राष्ट्र निर्माण में काफी योगदान है। परंतु मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे कृषि का तो समुचित विकास हो पाया है, लेकिन कृषि करने वाले जो किसान हैं उनकी दशा आज भी दयनीय है। जिसे कहते वक्त एक कहावत याद आ रही है कि कहां छुपा के रख दूं अपने हिस्से की शराफत, कहां छुपा के रख दूं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखती हूँ उधर बेईमान खड़े हैं, जिधर भी देखती हूँ उधर बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है अब देश देखिए, क्या खूब तरक्की कर रहा है अब देश देखिए। खेतों में बिल्डर और सड़कों पर किसान खड़े हैं, ये कैसा न्याय है हमारे देश का। यदि स्थिति ऐसी ही बनी रही कि किसान केवल सड़कों पर नारेबाजी करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी किसान फसल उत्पादन न करके केवल नारेबाजी करेगा, जिससे कि हमारे देश में भुखमरी की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए अंत में यही कहना चाहूंगी कि यदि हम देश का विकास चाहते हैं तो हमें किसानों का समुचित विकास करना होगा। अंत में देश की प्रगति है अधूरी, किसान के विकास के बिना नहीं होगी पूरी। भरे पेट जो सभी जनों का माटी में फसल उगाता है, भरे पेट जो सभी जनों का माटी में फसल उगाता है, भारत माता का लाल वही अपना किसान कहलाता है, अपना किसान कहलाता है। अंत में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।